नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिणी राज्यों के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। केरल और तमिलनाडु के दौरे पर पीएम मोदी ने विकास कार्यक्रमों को रफ्तार दी तो जनता से सीधा संवाद स्थापित किया। क्या रहा पीएम मोदी के दौरे में, आज खास करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर आज 3 राज्यों में हुए राज्यसभा के चुनाव की, जहां विपक्षी दलों को लगा है आज जोरदार झटका। इसके अलावा होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा कर अंतरिक्ष क्षेत्र की करीब 1800 करोड़ रुपए की 3 बड़ी परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गगनयान मिशन की तैयारियों की भी की समीक्षा। मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान। पीएम मोदी ने मदुरई में ऑटोमोटिव क्षेत्र के एक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। ऑटोमोटिव उद्योग से जुड़े एमएसएमई को मदद और उत्थान के लिए डिजाइन की गई 2 प्रमुख पहलों की शुरुआत। एमएसएमई को बढ़ावा देने के सरकार के कदमों का किया जिक्र। कहा, इस क्षेत्र में एमएसएमई के पास है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का अवसर। दक्षिण दौरे में पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में की बड़ी रैली। कहा, एलडीएफ और यूडीएफ केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, जबकि बाकी देश में करते हैं दोस्ती। दोनों गठबंधनों पर केरल को अराजकता और घोटालों में धकेलने का लगाया आरोप। तमिलनाडु में बीजेपी की पदयात्रा के समापन समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस और डीएमके पर जमकर साधा निशाना। कहा, इनका गठबंधन राज्य को दोनों हाथों से लूटने के लिए हुआ। डीएमके मंत्रियों के बयानों पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली के एयर कंडीशन कमरों में बैठकर कुछ लोग देश को टुकड़ों में देखने की करते हैं कोशिश। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर। कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उसका प्रत्याशी हारा। बीजेपी के हर्ष महाजन जीते। बीजेपी ने मांगा सीएम सुक्खू से इस्तीफा। यूपी में दिन भर मचे सियासी घमासान के बीच मतगणना जारी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन को तगड़े झटके लगना जारी। यूपी में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने दिया इस्तीफा, तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायक बीजेपी में शामिल। गुजरात और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में। संदेश खाली मामले में बीजेपी को कलकत्ता हाईकोर्ट से शर्तों के साथ प्रदर्शन की मिली अनुमति। बीजेपी का ममता सरकार पर हमला जारी। लगाया शाहजहां शेख को बचाने का आरोप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ममता को चिट्ठी लिख जनजातीय महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने देशवासियों को मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान में भाग लेने के लिए किया आमंत्रित। कहा, हर वर्ग के लोग पहली बार के मतदाताओं के बीच अपने तरीके से फैलाएं अभियान का संदेश। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अभियान के गान का किया शुभारंभ। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां और अभी की ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत, जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी उसका प्रत्याशी हार गया है। बीजेपी के हर्ष महाजन चुनाव जीत गए हैं। 34-34 मतों से मुकाबला बराबर होने के बाद लॉटरी से जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन। इसके बाद बीजेपी ने सीएम सुक्खू से इस्तीफा भी मांगा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश के अंकगणित या विधानसभा के अंकगणित की अगर बात की जाए तो वहां पे 68 विधायक हैं, जिनमें से 40 विधायक
कांग्रेस के पास थे और जीत के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए था, लेकिन अपने 40 में से 35 विधायकों को साथ नहीं रख पाई कांग्रेस। उसकी वजह से 25 विधायकों वाली अंकगणित के साथ भाजपा के साथ 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल हुआ, साथ ही साथ 6 कांग्रेस के विधायकों का समर्थन मिला। उसकी वजह से आंकड़ा 34 पहुंचा और कांग्रेस का आंकड़ा भी 40 से 6 घट के 34 रह गया और दोनों ही दलों के प्रत्याशियों के अंक या कहा जाए जो उनको मत प्रतिशत मिला था वो 34-34 हो गया और उसके बाद में मामला टाई हो गया, बराबरी हो गया। नियम के अनुसार जब बराबर होता है तो उसके बाद में पर्ची के माध्यम से एक तरीके से टॉस करके पर्ची के माध्यम से ये निकाला जाता है कि कौन व्यक्ति जीतेगा और उस लॉटरी सिस्टम के तरीके से मुकाबला हुआ जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी हर्ष महाजन को जीत हासिल हुई है। और बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस की खुद की पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद भी वो अपने प्रत्याशी को हिमाचल प्रदेश में जिता नहीं पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो गया कि क्या वो विधानसभा के अंदर विश्वास हासिल करती है, क्या वो विश्वास एक तरीके से रखती है विधायकों का उस सदन के अंदर, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा विधायकों की संख्या वाली कांग्रेस पार्टी अपने राज्य से कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं जिता पाई है। बीजेपी को जीत मिली है, जिसके बाद में बीजेपी की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने मीडिया से बात की है, जीत की बधाई दी है, शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी है और साथ ही कहा है कि किस प्रकार से जो स्थिति है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की, तो उन्होंने मौजूदा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से इस्तीफा मांगा है और कहा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा के चुनाव के दरमियान हुई वोटिंग के बाद में हिमाचल की सरकार पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है और ये बात सरकार बनने के समय से लगातार दिखाई पड़ रही थी, जब कांग्रेस के अंदर ही विरोधाभास लगातार चल रहा था और उस विरोधाभास के बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस धड़ों में बटी नजर आ रही थी। अब जब वोटिंग का एक ऐसा मौका आया उस वक्त वो आपसी खींचतान कहीं ना कहीं एक हाशिए से ज्यादा बढ़ती नजर आई और 6 कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग की है और 3 निर्दलीयों ने भी समर्थन जब बीजेपी को दिया है तो यह आंकड़ा 34-34 बराबर हो गया है 68 विधायकों की इस विधानसभा में। उसके बाद में लॉटरी के माध्यम से बीजेपी के प्रत्याशी को जीत मिली और कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी जो कि जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। हालांकि दबे जबान से लगातार कांग्रेस के बड़े नेता, विधायक, मंत्री इस बात को कह रहे थे कि ये घरेलू बनाम बाहरी का मुकाबला भी है, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी को एक बाहरी कैंडिडेट के तौर पर देखा जा रहा था खुद कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस में पहले के जो तमाम बड़े नेता हैं उसके लिहाज से बात की जाए तो वहां से वो नेता चुन के आते रहे थे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी के नाम को लेकर कांग्रेस के अंदर ही सहमति नहीं थी, क्योंकि उनको बाहरी के तौर पर देखा जा रहा था और ये अपने आप में लगातार कांग्रेस की आपसी खींचतान, शीर्ष नेतृत्व और खुद हिमाचल की सरकार को लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। तो ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से राज्यसभा के आज के इस चुनाव में जो कि 3 राज्यों में हो रहा था, उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा खेला होता है, हालांकि अभी मतगणना चल रही है, लेकिन जिस प्रकार की तस्वीरें आई हैं, जिस प्रकार के बयान आए हैं, वो अपने आप में लगातार दिखाई पड़ रहे हैं। हिमाचल में क्या कुछ कह रहे हैं जयराम ठाकुर, आइए आपको सुनाते हैं। तो मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई देता हूं, भाई अमित शाह जी को बधाई देता हूं। बहुत शानदार मुकाबले के बाद जहां जीत की संभावना नहीं थी वहां बहुत बेहतर ढंग से जीत की तरफ हम आगे बढ़ करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे हैं। और एक बार फिर से भाई हर्ष महाजन जी को बहुत बहुत बधाई और उनके साथ साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिंदल जी, सारी टीम इस काम में लगी थी और इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। वहीं कांग्रेस की इस हार के बाद बीजेपी ने सीएम सुक्खू से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी मांगा है। क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं जयराम ठाकुर ने। बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है, उसमें बराबरी रही है और उसके बाद जो है पर्ची से ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से भाजपा की जीत हुई है। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के विधायक इस प्रकार से अगर चले जाएं कांग्रेस छोड़ करके, और ये 6 नहीं है
और भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। और हमारी वरिष्ठ सहयोगी नंदिनी मित्तल इस वक्त शिमला से इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। नंदिनी जी, क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम शाम के वक्त हिमाचल से निकल के आया, जिसकी दिन भर अटकलें लगती रही हैं। बड़ा सवाल यही कि वो कौन से 6 विधायक कांग्रेस के जिन्होंने पाला बदला, और अब क्या कांग्रेस की सरकार की स्थिरता को लेकर जो गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, अब आगे राजनीतिक घटनाक्रम क्या? अरेंद्र जी, वैसे तो सुबह से ही जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी मुख्यमंत्री की, वो घबराए हुए नजर आ रहे थे। और जब दोपहर के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि कुछ विधायक खरीदे गए होंगे तभी हम हारेंगे, इस तरह के जब बयान आने लगे तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा चुनाव में। उसके बाद तस्वीरें आई कि ये जो 6 विधायक हैं, खास करके कांगड़ा से जुड़े हुए, हमीरपुर क्षेत्र से जुड़े हुए, इन्हें पंचकूला के एक रेस्ट हाउस में देखा गया, और ये सुबह से ही विधानसभा में नहीं थे वोट देने के पश्चात। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अटकलें लग रही थी कि क्रॉस वोटिंग हुई है, और हर्ष महाजन जिन्हें बहुत सोच विचार के बाद भाजपा ने मैदान में उतारा था, वे जीत सकते हैं। लेकिन स्थिति स्पष्ट होने में समय लगा, क्योंकि वोटिंग की गिनती हो रही थी। और जैसे मैंने पहले भी जैसा आपने भी कहा कि 6 विधायक जो है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, 3 निर्दलीय, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। कुल मिलाकर जब 34 हुए तो ये जो जीत है ये प्रत्याशित जीत है। हर्ष महाजन के लिए बहुत ही बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है, क्योंकि हर्ष महाजन जो है उनके 40 वर्ष राजनीति में जो है वो कांग्रेस में बीते हैं। उन्हें जो है वो नंदिनी जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण मैं समझना चाहता हूं। आपने हर्ष जी का नाम लिया क्योंकि कांग्रेस के 2 धड़ों की बात लगातार सरकार के फॉर्मेशन से चल रही है, जहां पर कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह का जो गुट है, इसके अलावा सुक्खू का गुट है, इन दोनों के बीच में लगातार सीएम शिप को लेकर भी था। क्या वो जो आपसी खींचतान है आज पूरी तरीके से बाहर निकल के आ गई है? बिल्कुल। हालांकि जब विधानसभा चुनाव के बाद जब सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया था और मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो एक तरह से कांग्रेस ने ये प्रयास किया था कि दोनों गुटों को संतुष्ट किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रतिभा सिंह मुखर हो गई कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जिस तरह सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने नजदीकी लोगों को रेवड़ियां बांटी, सीपीएस बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, इसके अलावा चेयरमैन बनाया, उससे कहीं ना कहीं दूसरे धड़े में एक असंतुष्ट माहौल बनकर तैयार हुआ। हालांकि जो है इसे बार बार सुखविंदर सिंह सुक्खू ये कहते रहे और बार बार पोर्टफोलियो बदलकर कहीं ना कहीं उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया। विक्रमादित्य सिंह का पिछले दिनों जब 2 नए मंत्री बनाए गए थे तो उनका पोर्टफोलियो को कम कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें एक पोर्टफोलियो नया दिया गया और फिर कोशिश की गई कि पैचअप हो सके। लेकिन प्रतिभा सिंह जो है पिछले कहा जाए तो 1 महीने से लगातार ये बात कह रही हैं कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी मर्जी करते हैं, वे कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वे जो है अपने दूसरे धड़े के लोगों को समर्थक माने जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हरास कर रहे हैं। ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही थी। बिल्कुल, और यही शायद एक नतीजा भी आज वोटिंग में दिखाई पड़ा। शुक्रिया नंदिनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण खबर अपने आप में हिमाचल प्रदेश से इस वक्त बीजेपी का राज्यसभा के उम्मीदवार हर्ष महाजन जीते हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को हार मिली है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। शेखर जी, बहुत बड़ी एक हार कांग्रेस के लिए, क्योंकि जीती जिताई सीट या कहा जाए जीता जिताया मैच हार जाना कोई कांग्रेस से सीखे, उसका एक जीवंत उदाहरण हिमाचल में आज फिर देखने को मिला। बिल्कुल अरेंद्र जी, लगातार जब से अभिषेक मनु सिंघवी का कांग्रेस कैंडिडेचर अनाउंस हुआ तब से कांग्रेस एमएलएस के अंदर लगातार एक बात थी कि ये आउटसाइडर हैं, केवल धनराशि के बल पर उनको कांग्रेस ने हिमाचल से नियुक्त किया है और इसीलिए उनमें से उनको कहना था हर्ष महाजन जो है, जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे पिछले हिमाचल विधानसभा चुनाव पहले से, वो लगातार कांग्रेस नेता है, एक्चुअली अभी बीजेपी में आ गए। तो एक बात तो अभिषेक मनु सिंघवी की कैंडिडेचर लेकर था। दूसरी बात, जैसे अभी नंदिनी बता रही थी, लगातार सुक्खू सरकार के खिलाफ
कांग्रेस के अंदर जो अनरेस्ट चल रही थी उसका आज प्रतिस्वरूप है ये जो आज की घटनाएं। और अभी बजट सेशन है, कल बजट की भी बात है। जी। तो अभी जब कांग्रेस के पास मेजॉरिटी नहीं है तो अब मुझे लगता है कि पहली तो बात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा मुख्यमंत्री को, जी। या बीजेपी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस लेने की बात हो रही है। जी सर, शेखर सर, बहुत महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि राज्यसभा की वोटिंग के चलते सरकार अच्छी खासी जो चल रही थी वो ही एक तरीके से खतरे में आ गई। ये कांग्रेस की रणनीति को लेकर भी और कहा जाए उनके नेतृत्व को लेकर भी एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। खासतौर से अब कितने महीने बचे हैं, 100 दिन भी शायद नहीं बचे होंगे आम चुनाव को लेकर। उससे पहले इस प्रकार, क्योंकि हिमाचल की जीत पे दम्भ भरती थी कांग्रेस लगातार, उसके बाद अगर यह स्थिति हो रही है राज्यसभा के चुनाव की वोटिंग के समय, तो अपने आप में गंभीर सवाल है नेतृत्व पे कांग्रेस के। बिल्कुल अरेंद्र जी, इस समय कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ हैं? राहुल गांधी जी आज कैम्ब्रिज में है, वहां भाषण दे रहे हैं कैम्ब्रिज में। या पार्टी में इतनी बड़ी क्राइसिस हो रही है, पार्टी में कोई स्टॉक लेने वाला कोई नहीं है। जब हिमाचल में उनके पास मेजॉरिटी थी, उनका सरकार चल रही थी, अगर कांग्रेस के अंदर इस तरह की बातें थी तो उसको क्यों एड्रेस नहीं किया गया? देखिए, अब ये कह रहे हैं नहीं हमें किडनैप, कांग्रेस एमएलए को, भाई कोई एमएलए को कोई किडनैप कर सकता है क्या? जो एमएलए विद्रोह में निकले पार्टी के खिलाफ, उनकी तो कोई बड़ा कारण होगा। जो कारण लगातार वहां पे देखिए, चुनाव के बाद से ही जिस तरह सुखविंदर सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाया गया, एक दूसरा पक्ष था वो है हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्षता प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह। लगातार उनकी सपोर्टर्स के अंदर काफी नाखुशी थी, जो धीरे दिन भर बढ़ता गया और आज ये परिस्थिति आई है। और इसका जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र जी, ये कहीं जहां भी प्रॉब्लम्स हुआ है, कभी कांग्रेस नेतृत्व ने उसको एड्रेस नहीं किया है। तो शेखर जी, जो बात आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम हुआ, और प्रॉब्लम से यानी कि समस्या से नजर चुराना, अभिषेक मनु सिंघवी के जैसे ही प्रत्याशिता घोषित हुई थी हिमाचल में, उसके बाद से लगातार घरेलू बनाम बाहरी के प्रत्याशी के तौर पे लगातार कांग्रेस के अंदर से आवाज आ रही थी। क्योंकि पहले आनंद शर्मा कहीं ना कहीं हिमाचल के माध्यम से चुन के आया करते थे, अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल के प्रत्याशी घरेलू के तौर पे नहीं थे। ये बात जब पूरे हिमाचल को पता थी, तो क्या कांग्रेस के नेतृत्व को इस बात का आभास और एहसास नहीं था? क्या वो उस सब चीजों को एड्रेस करने में जानबूझ के कोताही बरती, या उनके लिए फिक्र ही नहीं है? अरेंद्र जी, बिल्कुल पता था, इसीलिए तो सोनिया गांधी जी ने हिमाचल से ना लड़के राजस्थान चले गए थे राज्यसभा चुनाव में। क्योंकि पहली बात चल रही थी कि सोनिया गांधी जी हिमाचल से लड़ेंगे चुनाव, क्योंकि रायबरेली से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए राज्यसभा आएंगे, यह कहा गया था। लेकिन लास्ट मिनट में आपने देखा, सोनिया जी ने हिमाचल की प्रदेश कांग्रेस की जो ऑफर थी उसको ना एक्सेप्ट करते हुए राजस्थान चले गए, क्योंकि राजस्थान में क्रॉस वोटिंग की भय कम था। इसका मतलब पार्टी के अंदर जो चल रही थी, सोनिया गांधी जी को पता था, राहुल जी को पता था, प्रियंका जी को भी पता था। लेकिन जब कांग्रेस नेतृत्व ही कोई अपनी सीट बचाने में लगी है, तो कहीं राज्यसभा में आ जाओ, कोई सीट पे आ जाओ, कहीं तेलंगाना से लड़ू, वायनाड छोड़ दूं, इस तरह अगर नेतृत्व ही अपने सेफ सीट के खोज पे रहे, तो पार्टी की हालत कौन सुधारेगा? पार्टी की हालत कौन देखेगा? बिल्कुल शेखर जी, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि सोनिया गांधी के हिमाचल से चुनाव लड़ने की पूरी खबरें आ रही थी, लेकिन उसके बाद सेफ सीट ढूंढी गई, वो की राजस्थान को लेकर। आप रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी ऋषि कुमार भी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। ऋषि, क्योंकि आप चुनाव आयोग और उससे जुड़ी तमाम गतिविधियों को लंबे समय से कवर करते रहे, एक तकनीकी इस बात को समझाइए कि हिमाचल में आज जब वोटिंग हुई, उसके बाद में जब बराबर 34 वोट पड़े, तो लॉटरी के माध्यम से यह तय हुआ। ये नियम क्या है जिसके तहत ये पूरी प्रक्रिया काउंटिंग की हुई है? जरा उसको थोड़ा सा समझाइए दर्शकों की सहूलियत के लिए। हाँ अरेंद्र, बेहद ही अभूतपूर्व ये दृश्य है इस समय हिमाचल से, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और बहुमत में होने के बावजूद भी आज ये जो स्थिति है, यानी कि मैच टाई पर आके छूटा है, तो ये क्रॉस वोटिंग का ही और वहां के विधायकों का, कांग्रेस विधायकों की नाराजगी का ही नतीजा है। अब जहां तक इस पूरे मसले पर देखें कि अगर बराबर वोट होते हैं तो क्या होता है, ये दोपहर से ही जब ये मसला हुआ था और सबको पता चल चुका था कि क्रॉस वोटिंग हुई है और बराबरी पर है, तो आज हमने दिन भर जो है तमाम चुनाव आयोग, पूर्व चुनाव आयुक्तों के साथ भी बातचीत की। शुरुआत में तो इस तरीके की बात अधिकांश लोगों को पता ही नहीं थी कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाएगा। लेकिन जब बाद में इस चीज को स्पष्ट किया गया, आयोग के साथ भी अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि परिणाम आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो आरओ के द्वारा ये परिणाम डिक्लेयर किया गया है। और जो आरओ होते हैं चुनाव के कराने में उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है।
हालांकि परिणाम चुनाव आयोग के द्वारा दिल्ली से ही उसको डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन आरओ ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो शुरुआत में ये आ रहा था कि आरओ इसमें कोई फैसला लेंगे, लेकिन ऐसा ये संभव नहीं है। और इसमें लॉटरी का प्रावधान इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें ना तो आप दोबारा वोटिंग के लिए जा सकते हैं और ना ही इसमें कोई रिकाउंटिंग की गुंजाइश बचती है जी। तो ऐसे में अगर टाई होता है तो टाई होने की स्थिति में हमेशा हमने देखा है कि किसी भी चीज में अगर टाई होता है तो लॉटरी सिस्टम ही अपनाया जाता है जी। यानी कि ऐसे में जी तो इस लॉटरी सिस्टम में उनका जो नाम था दोनों में से उस एक नाम को आरओ के द्वारा निकलवाया गया और उसमें एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो निष्पक्ष है या जिसकी कोई भूमिका नहीं हो सकती, उस तरीके से इसको लॉटरी के माध्यम से निकाला गया है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक ऐसी बात है जो कि जीती जिताई सीट वो हार गई। बिल्कुल, और निश्चित तौर से क्योंकि एक प्रत्याशी थे तो ऐसे में दूसरी वरीयता के आधार पर भी संभवतः वो काउंटिंग का मसला बनता नहीं, इसलिए लॉटरी के माध्यम से टाई होने पे ये चुनाव हुआ और ये अपने आप में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है जहां पे वो ये सीट जीत के आई। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर जी फिलहाल आपका, और ऋषि आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहां पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 14 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और अंतरिक्ष क्षेत्र की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की भी समीक्षा की और इस मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। उन्होंने चारों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। गौरतलब है कि गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए इसरो के विभिन्न केंद्रों पर व्यापक तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में खासी मदद करेगा। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। देश पहली बार अपने 4 गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम
और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। भारत के लोग गगनयान मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्रियों से रूबरू हुए जो अंतरिक्ष के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार हैं। ये तैयार हैं भारत के तिरंगे को आसमां के पार फहराने के लिए, जहां अभी तक कुछ चुनिंदा मानव ही पहुंचे हैं। आज देश को इन पर नाज है, लेकिन कुछ हिदायतें भी हैं जिनका पालन करने की अपील पीएम मोदी ने सभी से की। हम जितनी अनुकूलता करेंगे, मैं समझता हूं देश का सहयोग बहुत जरूरी है, मेरे मीडिया के साथियों का बहुत जरूरी है। अब तक एक नाम बाहर नहीं गए तो हमारा काम ठीक से चलता रहा, लेकिन अब थोड़ी कठिनाई उनके लिए भी बढ़ जाएगी और हो सकता है उनको भी कभी मन कर जाए चलो यार एक सेल्फी ले लेते तो क्या जाता है, लेकिन सब चीजों से हमें बच के रहना होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने गगनयान के असेंबली क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का अवलोकन किया। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक महिला ह्यूमैनॉइड अंतरिक्ष रोबोट से भी संवाद किया। मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि गगनयान में यूज होने वाले ज्यादातर उपकरण मेड इन इंडिया है। ये कितना बड़ा संयोग है कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनने के लिए उड़ान भर रहा है, उसी समय भारत का गगनयान भी हमारे स्पेस सेक्टर को एक नई बुलंदी पर ले जाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत आज दुनिया को अपने सामर्थ्य से चौंका रहा है। पिछले 10 वर्षों में लगभग 400 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में मात्र 33 उपग्रह ही लॉन्च किए गए। पीएम ने कहा कि देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में नारी शक्ति को महत्व दिया गया है। हमारे स्पेस सेक्टर में विमेन पावर, इस विमेन पावर को बहुत महत्व दिया जा रहा है। चंद्रयान हो या गगनयान, महिला वैज्ञानिकों के बिना ऐसे किसी भी मिशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज 500 से अधिक महिलाएं इसरो में लीडरशिप पोजीशन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में 3 महत्वपूर्ण अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में PSLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेज टेस्ट फैसिलिटी और VSSC तिरुवनंतपुरम में टाइसोनिक विंड टनल शामिल हैं। ये 3 परियोजनाएं अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विश्व स्तरीय तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ तिरुवनंतपुरम से आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा की विशाल जनसभा को भी आज संबोधित किया। केरल में भाजपा के लिए बढ़ते जन समर्थन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 में केरल भाजपा को डबल डिजिट में सीटें देगा। एनडीए के लिए 400 पार का नारा दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष पहले ही अपनी हार मान चुका है। एलडीएफ और यूडीएफ को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, जबकि बाकी देश में इंडी गठबंधन के नाम पर ये एक साथ बैठते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी इस धोखाधड़ी का जवाब केरल की जनता जरूर देगी। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में
तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर केरल को अराजकता और घोटालों में धकेलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का चुनाव केरल के लिए नई राजनीति के उदय का अवसर है। केरला की पहचान है टूरिज्म से लेकर के टैलेंट से, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इसे घोटालों और अराजकता की पहचान देने की कोशिश की है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनका एक ही एजेंडा रहता है, कैसे लोगों को लड़वाकर वोट बटोरे जाएं। एक बार कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, एक बार कम्युनिस्ट, फिर कांग्रेस। केरला में बस सरकार बदलती है, हालात नहीं बदलते। अब की बार ये लोकसभा चुनाव केरला के हालात बदलने का मौका है। केरल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पार्टी की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन के अवसर पर हुई इस जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। पीएम का सभा स्थल पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन और अभिनंदन किया। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए उन सभी लोगों का आभार जताया। जिस पदयात्रा का मंगलवार को समापन हुआ उसे एन मन एन मक्कल अर्थात मेरी भूमि मेरे लोग नाम दिया गया था। महीनों तक जारी रही इस पदयात्रा को तमिलनाडु के कोने कोने में भारी जन समर्थन देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस अपार जन समर्थन के लिए तमिलनाडु के लोगों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि 2024 में तमिलनाडु नया इतिहास रचने जा रहा है। में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरे तमिल भाई बहनों ने एन मक्कल यात्रा को जो समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और डीएमके पर जोरदार तरीके से हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों ने ही तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी है। जो आज इंडिया अलायंस के साथियों ने तमिलनाडु को जकड़ा हुआ है, वो कभी तमिलनाडु का विकास नहीं होने देंगे। आप पहले का समय याद करिए, जो कांग्रेस डिफेंस के सौदों में हजारों करोड़ रुपए की दलाली खाती थी, वो कांग्रेस क्या तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनने देती? तो प्रधानमंत्री के दक्षिण के राज्यों में क्या रहा आज के दौरे में विशेष, इस पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो बोलो ना। इधर आओ। क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको खबर दिखा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दक्षिणी राज्यों के दौरे की, केरल और तमिलनाडु की। इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है हमारा विशेष दक्षिणी राज्यों से पीएम का एक भारत का मंत्र, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के एक मंत्र का एक तरीके से जिक्र किया है दक्षिण के अपने राज्यों के दौरे के दरमियान। हमारे साथ में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शेखर जी, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि दक्षिण के राज्यों से एक बार फिर से प्रधानमंत्री का एकता के मंत्र को दक्षिण उत्तर की राजनीति को एक तरीके से करारा जवाब है, क्योंकि हमने इस प्रकार की डिवाइड पॉलिटिक्स को बीते दिनों काफी हवा देते हुए तमाम राज्यों के तमाम नेताओं को देखा है। बिल्कुल नरेंद्र जी, लगातार देखिए केरला में भी और तमिलनाडु में भी वहाँ लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। जैसे आज प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे, केरला में क्या हो रहा है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल वामपंथी, 5 साल कांग्रेस, ऐसी रिपीट। और इस बार तो पिनराई विजयन ने सेकंड टर्म भी ले ली। 2021 के चुनाव में उन्होंने दोबारा जीत दी, जब 2019 में लेफ्ट फ्रंट को 0 मिला लोकसभा चुनाव में। लेकिन वहाँ पे विकल्प के एक बहुत ज़रूरी है, जो आजकल लोग महसूस करने लगे, जिसकी वजह से तमिलनाडु हो या केरला हो, आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी के कार्यक्रम में भीड़ आ रही है। लोग सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के आगे क्या विजन है, वो क्या चीज़ है। और ये जो ये जो कार्यक्रम रहा, पदयात्रा रहा अन्नामलई का, वो उसका यही था कि बीजेपी के बारे में लोगों तक पहुंचाना कि बीजेपी क्या है। क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जो प्रचार लगातार डीएमके लगातार उनके चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चल रहा था, जिसके वजह से लोग पहचान नहीं पा रहे थे भाई यहाँ पे क्या विकल्प क्या है। क्योंकि उन्होंने आज एआईडीएमके का शासन देखा है, वहाँ डीएमके का शासन देखा है, दोनों में इतना भ्रष्टाचार है। और जो आज तमिलनाडु की जो व्यवस्था है वहाँ पे इतना खराब हुई है, सुशासन की कोई चीज़ ही नहीं है। मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपी है, ईडी रेड होता है, फिर भी मंत्री बन के रहते हैं। इस तरह की जो हालत है, उससे मुक्ति पाने के लिए एक विकल्प की तलाश में है। जो आज जो भीड़ आपने देखा त्रिपुर में, जहां पे प्रधानमंत्री की सुनने के लिए इतने लोग आए थे, एक दर्शाता है कि आगे तमिलनाडु में बीजेपी की बड़ी ग्रोथ हो रही है। एक विकल्प पार्टी के रूप में, यानी द्राविडन
जो सो कॉल्ड द्राविडन पॉलिटिक्स है उसका एक ऑल्टरनेटिव सामने दिखाई दे रहा है। शेखर जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, क्योंकि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं वो इतनी बड़ी संख्या में लाखों की लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। क्या 2024 के ये आम चुनाव एक नई राजनीतिक व्यवस्था की ओर इशारा करते हुए दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वही बात जिक्र प्रधानमंत्री भी कर रहे थे। आखिर इतनी बड़ी संख्या में जन समर्थन, हमने पदयात्रा को भी देखा कि किस प्रकार से तमिलनाडु में लगातार अन्नामलाई को एक समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है इस पूरी यात्रा को। आपको लगता है कि ये करवट सियासी तौर पे उसका वक्त दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल अरेंद्र जी, देखिए लगातार वो देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आज एक नई बात जो प्रधानमंत्री केरला में बोले, जो चीज आपने भी दिखाया अभी, कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये जो परिवारवाद, जो चीज हमने कांग्रेस में देखा है कि लगातार परिवारवाद चला है, आज अभी कम्युनिस्ट पार्टी में भी आ गया है। आज केरला में सबसे जो मतलब जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है पिनराई की बेटी, पिनराई के और दामाद जो है वो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री है। आपने मतलब हमने देखा है कि बाप बेटे दोनों मंत्री होना, अब यहाँ पे मतलब दामाद और ससुर दोनों, ससुर मुख्यमंत्री है, दामाद मंत्री है जी। और लगातार जितने भ्रष्टाचार के केसेस की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं पिनराई विजयन की परिवार पर सवाल आ रहा है। तो वहां पे कोई कम्युनिस्ट पार्टी की ये नहीं देख रहे हैं, पहचान नहीं है, वो तो दूसरी, वहां भी परिवारवाद आ चुका है। परिवार के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं वो भ्रष्टाचार भी आ गया है। दूसरी आरोपी गोल्ड स्मगलिंग की केस थी, अभी आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री के ऑफिस से जुड़े हुए लोग गोल्ड कैसे स्मगलिंग होता था। तो ये बहुत ऐसे बहुत केसेस है, बहुत स्कैम्स की बात हो रही है। तो समय आ गया है कि केरला में भी और तमिलनाडु में भी वहां के डेमोक्रेसी के दृष्टि में एक विकल्प चाहिए। बिल्कुल जी शेखर जी, आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार परिवारवाद के आरोपों में घिरती रही है। डीएमके पार्टी की बात की जाए तो एक परिवार तक सीमित पार्टी दिखाई पड़ती है। लेफ्ट पार्टी जो अभी तक इससे अछूती थी, उसका जीवंत उदाहरण केरल में है, जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने किया है। एक तरफ तो ये मॉडल दिखाई पड़ रहा है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री या बीजेपी एनडीए के माध्यम से अगर बात की जाए तो विकास भी और विश्वास भी, एकता का मंत्र, उत्तर दक्षिण के भेद से अलग, एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र। आपको लगता है कि एक जनता के सामने भी दो एक तरीके से विजन है, दो एक तरीके से विकल्प है जिनके आधार पर वो बेहतरी से चुन सकेगी, वो दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, ये जो पदयात्रा रहा अन्नामलाई जी का, येन मक्कल येन मन यानी मेरी धरती मेरी लोग, ये जो कैंपेन रहा है, मतलब देखिए अन्नामलाई कोई फिल्म स्टार नहीं थे, कोई फिल्म की, क्योंकि तमिलनाडु पॉलिटिक्स में लगातार फिल्म वालों की बहुत ये चली है। एमजी रामचंद्रन हो, जयललिता हो, बीच में रजनीकांत की बात हो रही थी, अभी एक एक्टर है विजय, उन्होंने भी राजनीति में प्रवेश करने का ऐलान किया है। लेकिन उनके पास वो जो सिनेमा जाने वाले की भीड़ है, अन्नामलाई के पास तो कोई ग्लैमर नहीं है, कुछ नहीं है। जो आईपीएस ऑफिसर रहे वो कर्नाटका कैडर में रहे, लेकिन उनको पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी के प्रति लोग देख रहे हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर जिन्होंने अपने जीवन कर्नाटका में ईमानदारी की तरफ से, मतलब ईमानदारी से अपने काम निभाया है, वो आज एक पॉलिटिक्स में आए हैं एक नया दिशा देने के लिए। जब उनकी बातें सुनते हैं, उनकी भाषण सुनते हैं, लोग रात भर खड़े होकर सुनते हैं उनके रास्ते में। यही था ये आपके पदयात्रा का जो दृश्य जी। मतलब इसका मतलब वहां लोग देख रहे हैं भाई डीएमके के शासन 21 से लेकर जो चीजें वहां हो रही है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना तक दारू पैकेट में भी 10 रुपया ज्यादा लेते हैं नरेंद्र जी, वो पैसे सीधा ऊपर जाता है। मतलब वहां पे दारू तो सरकारी ये माध्यम से ही बेचा जाता है, लेकिन उस पर भी ऊपर से पैसे देने पड़ता है। अगर दारू पीने वालों की हालत है, आप सोच लीजिए बाकी चीजों पे क्या होती हो। बिल्कुल। और शेखर जी, एक चीज ये भी, क्योंकि हमने देखा है कि एक जुड़ाव को लेकर भी बहुत बड़ा एक प्रयास काशी तमिल संगमम के माध्यम से किया गया 2022 में, फिर 2023 में भी हमने तस्वीरें देखी और प्रधानमंत्री भी खुद इसमें शामिल हुए। और वो जब जुड़ाव, ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था, किस प्रकार से आध्यात्मिक सांस्कृतिक तौर पे जो एक पूरा कनेक्शन है, एक भारत पूरे एक सांस्कृतिक तौर पे जुड़ता हुआ दिखाई पड़ा। आपको लगता है कि जुड़ने का और एक दूसरे के साथ संवाद करने का ये जो तमाम पहल है, ये भी अपने आप में एक बड़ा रोल निभाती नजर आ रही है? बिल्कुल नरेंद्र जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ये देखिए, लगातार आपने शुरुआत में कहा ये उत्तर दक्षिण के डिवाइड करने की कोशिश, और तमिलनाडु में लगातार ये जो डीएमके खास करके
एक दुष्प्रचार करके ये बता रहे थे भाई बीजेपी हिंदी थोप रही है, बीजेपी तमिल के विरोध में है, तमिलनाडु की, इस तरह की जो प्रचार है उसका काउंटर करने के लिए ही प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम, सौराष्ट्र संगमम, तमिल संगमम भी उन्होंने आयोजन किया, जिसमें तमिलनाडु से कई लोग आके काशी देखे। जिन्होंने कभी काशी नहीं देखा उन्होंने देखा, और क्या देखा? यही देखा कि जो जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की जो बात करते हैं, वो संस्कृति में कोई फर्क नहीं है तमिलनाडु में और काशी में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से प्रचार किया रहा है जैसा कोई तमिलनाडु में अलग है, इतना तक मैं बताता हूँ हरेंद्र जी, ऐसे भ्रम फैलाते हैं कि जो शिव जी की उपासना हो रही है तमिलनाडु में और शिव जी की उपासना जो उत्तर भारत में हो रही है वो अलग अलग है। इस तरह की भ्रम फैलाते हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद है, कोई बेसिस नहीं है। वो सारे चीजों को लोग ने आके देख लिया, काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किए, कॉरिडोर देखे, काशी में देखे, और इतना कल्चरल फंक्शन हुआ जैसे काशी लोगों को भी समझ आया भाई तमिलनाडु क्या है, तमिल कल्चर क्या है, तमिल भाषा क्या है। और आज आपने नोट किया होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिल भाषा के प्रति जो मर्यादा को रखना या तमिल भाषा को उसकी ऑनर करना, ये कोई राजनीति नहीं है, ये दिल की बात है। क्योंकि बार बार पीएम तब से लगातार कहते आ रहे हैं भाई तमिल भाषा की बहुत महत्वपूर्ण है और तमिल भाषा भारतीय संस्कृति के एक बड़ा अंग है। बिल्कुल। और शेखर जी, केरल के नजरिए से अगर बात की जाए तो केरल में भी प्रधानमंत्री का यह कहना कि एक तरीके से नए राजनीतिक उदय का 2024 एक वर्ष होने जा रहा है। साफ तौर से इशारा था, उन्होंने कहा कि डबल डिजिट में इस बार सीटें आने जा रही हैं बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए। अगर बात की जाए केरल से, आपको लगता है कि केरल में भी लगातार जिस प्रकार से राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ती दिखाई पड़ रही है बीजेपी को लेकर, किस प्रकार की एक स्थिति परिस्थिति दिखाई पड़ रही बनती हुई? देखिए, अगर प्रधानमंत्री इस तरह का एक बड़ा दावा रख रहे हैं कि हमारी फिगर्स बढ़ेगी, डबल डिजिट हो सकती है, इसका मतलब है प्रधानमंत्री स्वयं देख रहे हैं कि जिस तरह पब्लिक रिस्पॉन्ड कर रही है उनकी पॉलिसीज को लेकर, उनकी जो 10 साल की जो कार्यकाल रही है जिसमें हर राज्य में कुछ ना कुछ बड़ा इम्पैक्ट हुआ है, केरला में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है। आज उन्होंने तो कई फिगर्स भी दिए तमिलनाडु में, कितना मकान बनाया गया पीएम आवास योजना में, कितने महिलाओं को गैस दी गई है, ये सारे बातें आज सामने रखे। तो लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार जिस तरह कार्यशैली अपना रही है और बाकी जिस तरह की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुए पिछले 9-10 साल में, उसकी रिजल्ट क्या है, और जितने वादे किए गए वो आर्टिकल 370 हो, मतलब 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, जितने वादे किए गए सारे वादे इस सरकार ने पूरे किए। बिल्कुल। शायद इसीलिए शायद इसीलिए मोदी की गारंटी और गारंटी पूरी होने की गारंटी की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं और वो विश्वास आता है अपनी योजनाओं को सैचुरेशन तक ले जाने का और सभी लाभार्थियों तक उसका हक पहुंचाने का। बहुत शुक्रिया शेखर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवालचंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है।
जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आंखों का ऑपरेशन कराकर 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए आज 10 सीटों पर मतदान हुआ। आज ही इसके नतीजे भी आ जाएंगे। यूपी के एक सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। ये भी खबरें आई हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। आज ही मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक और चीफ विप मनोज पांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले राजा भैया और जयंत चौधरी पहले ही कह चुके हैं कि वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। यूपी की पॉलिटिक्स में ये खलबली तब से मची है जब कल अखिलेश यादव के डिनर में 8 विधायक शामिल नहीं हुए। इनमें खुद मनोज पांडे समेत 7 और नाम शामिल हैं। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ड्रीम कार है मेरी। म्यूचुअल फंड से इस ड्रीम को अपना गोल बना ले। तो पैसे नहीं यार मेरे पास। देख, लाइफ में तेरा जो भी गोल हो, बड़ा या छोटा, उसके लिए हर महीने अलग अलग एसआईपी में इन्वेस्ट कर। जितना बड़ा गोल उतना बड़ा अमाउंट और उतना ज्यादा टाइम। ये तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प विकसित भारत 2047 को लेकर आज फिक्की के द्वारा राजधानी में विकसित भारत एट 2047 विकसित भारत और उद्योग पर कॉन्क्लेव किया गया। इस कॉन्क्लेव में विषयों पर आधारित विषयगत सत्रों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत सरकार के मंत्रियों और सचिवों, अग्रणी वैश्विक और भारतीय उद्योग जगत के नेताओं, राजनयिकों, शिक्षाविदों, अर्थशास्त्रियों, थिंक टैंक और अन्य हितधारकों ने भागीदारी की। सत्र के उद्घाटन पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रफ्तार के साथ विकास कर रही है। It's in a way our duty to provide the future generations a better country of which all of us can be proud, not just nationalistically proud, but also for the inclusive achievements that can be brought in if you look at a developed 2047, and that's the goal. कॉन्क्लेव में विकसित भारत 2047 को लेकर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार की डिजिटल उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। 1500 पुराने कानूनों को हमने खत्म भी कर दिया, लेकिन नए कानून ऐसे बहुत सारे बनाए जिससे आपको इंडस्ट्री को लाभ बल मिलने वाला है, जिससे हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी 143 से 63 पे आ गई। ये दिखाता है कि भारत ने कैसे एक और पॉलिसी पैरालिसिस की दुनिया से निकल के पॉलिसी इंटरवेंशन और अच्छे कानून बनाने का काम किया। कॉन्क्लेव में महिलाओं की भूमिका पर केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट पर बात करनी है। महिलाएं अपनी पहचान पुरुष पर निर्भर करती हैं, लेकिन जब वे अपनी पहचान खुद बनाएंगी तो हम विकसित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी वंदन से जब 5 साल बाद महिलाएं संसद में आकर निर्णय करेंगी तो भारत विकसित हो जाएगा। हिंदुस्तान में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखो, 33% से लेकर 50% पंचायती राज रिजर्वेशन से हिंदुस्तान के गांव में बड़ी क्रांति आई है। और 5 साल बाद जब ये 33% रिजर्वेशन अब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी के नारी शक्ति वंदन से शुरू होगा, ये वुमेन की निर्णय लेने की क्षमता को भविष्य के विकसित भारत के लिए आगे बढ़ाएगा। भारत ने 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के साथ अब निजी क्षेत्र भी कदम मिलाकर चल रहा है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रधानमंत्री का संकल्प जल्द ही पूरा होने के आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ न्यूज 9 में फिलहाल बस इतना ही। लेके जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। चुनाव आयोग ने मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान की शुरुआत की है। मेरा पहला वोट देश के लिए के जरिए फर्स्ट टाइम वोटर से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की में विकसित भारत @ 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। किफायती मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन के कारण भारत निवेश के लिए एक बेहतर डेस्टिनेशन है।